दिस फंडाज यूट्यूब चैनल। टुडे हम बात करेंगे स्कॉच विस्की की। जितनी भी विस्कीज दुनिया में मिलती हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो स्कॉच विस्की है। अब स्कॉच विस्की किस लिए इतनी पॉपुलर है उसको हम देखेंगे, बट हमें ये जानना ज़रूरी है कि जितना भी प्रोडक्शन विस्की का जो स्टार्ट हुआ था वो 15वीं सदी से स्टार्ट हुआ था, और 18वीं और 19वीं सदी में आते आते जो स्कॉटलैंड एरिया है या आयरलैंड हो गया या एक तरह से यूनाइटेड किंगडम जो हो गया पूरा देश, वहाँ पे जितनी बेटर विस्कीज बननी स्टार्ट हुई थी उतनी कंपेयर टू अदर कंट्रीज में वो नहीं हुई थी। इसलिए वहाँ का जो लेवल था स्कॉच का वो बहुत ही प्रीमियम लेवल तक पहुँच चुका था। वहाँ की जो डिस्टिलरीज थी, जो बड़े बड़े हाउसेस थे जिन्होंने इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया, मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया, they were very good in terms of developing those flavors and taste जिनको आज हम डिफरेंट ब्रांड्स के नाम से जानते हैं। नाउ सबसे पहली चीज़ जो स्कॉच विस्की के बारे में हमें समझनी आनी चाहिए कि विस्की को हम अलग अलग टाइप के ग्रेन से बना सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले अपने वीडियोस में भी बताया है कि हम उसके अंदर जौ बार्ले को यूज़ कर सकते हैं, हम कॉर्न मेज को यूज़ कर सकते हैं, हम वीट गेहूं को यूज़ कर सकते हैं, हम राइस को यूज़ कर सकते हैं, हम राई जो एक ग्रेन होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के ग्रेन से भी हम विस्की बना सकते हैं, बट स्कॉच विस्की जो होती है वो मेनली आपकी बार्ले से बनती है, यानी कि जौ का इस्तेमाल होता है। जी हाँ, वही जौ जिससे कि हम बियर भी बनाते हैं। नाउ इसको अगर हम एक बेसिक सिस्टम समझें कि विस्की कैसे बनती है, तो हम जौ जो होती है, बार्ले जो होता है, उसको अंकुरित करते हैं। अंकुरित कैसे करते हैं? उसको पानी में भिगो के रखते हैं, तो उसके अंदर आपका जो स्टार्च का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जो ग्रेन होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, उसमें से वो अंकुरित हो जाता है। वही अंकुरित जो हम छोले या आपके अलग अलग दालें जो होती है जिसको हम अंकुरित करके खाते हैं सुबह, विच इज़ वेरी हेल्दी, ऐसे ही वो भी अंकुरित हो जाता है जौ, और उसके अंदर स्टार्च लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ जाता है, जिसको एक्सट्रैक्ट करना आसान हो जाता है। उसको फिर गर्म पानी में चर्न किया जाता है, उसका एक पेस्ट बनाया जाता है जिसको पानी में घोला जाता है, और उसके अंदर हम यीस्ट को डालते हैं। तो यीस्ट क्या करता है? यीस्ट उसके अंदर जो स्टार्च है, जो शुगर है, उसको खाता है और एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक बाई प्रोडक्ट होता है उसको रिलीज करता है, और इस तरीके से हमारे पास एल्कोहल बनती है फर्मेंटेशन के बाद। पर जो फर्मेंटेशन के बाद जो एल्कोहल बनती है वो 5 से 8%, 9% ही होती है, जिससे कि हम बियर बना सकते हैं, पर वो विस्की बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उस लिक्विड को, उसको हम वॉश के नाम से भी जानते हैं या वोट के नाम से भी जानते हैं, उसको हम लेकर डिस्टिलेशन की प्रोसेस में जाते हैं। और यहाँ पे जो डिस्टिलेशन होता है उसको हम पॉट स्टिल कहा जाता है। ज़्यादातर जितनी भी डिस्टिलेशंस जो बार्ले या मॉल्टेड बार्ले के लिए जो होती है उसको हम पॉट स्टिल कहते हैं। पॉट स्टिल का बेसिक मतलब ये हो गया कि हम उसको 2 बार डिस्टिल करेंगे। तो जब हम ये 8 से 9% जो एल्कोहल होता है उसको जब हम डिस्टिलेशन प्रक्रिया में डालते हैं तो हमें फर्स्ट जो बैच होता है पॉट स्टिल का, उसके अंदर हमें तकरीबन 30% एल्कोहल मिलते हैं, बट 30% भी काफ़ी कम एल्कोहल होता है, इसलिए हम उसको एक दूसरे स्टेप पे डालते हैं पॉट स्टिल के अंदर वापस से उसको डिस्टिलेशन करने के लिए, और उसके अंदर हमें तकरीबन 70 से 72% एल्कोहल मिलती है, जो कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा है। तो जो एल्कोहल की जो रिक्वायरमेंट होती है विस्की के अंदर वो एनीवेयर बिटवीन 40 टू 46% बाय वॉल्यूम को हम एक मानक लेकर चलते हैं। नौ जैसे ही 70-72% पे हमारे को जो बैच मिलता है, इसका मतलब ये हो गया कि उसमें 70% तो एल्कोहल है और 30% आपके कॉन्जीनियर्स या इम्प्योरिटीज बोल लो, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स या फ्लेवरिंग एलिमेंट्स मान लो। और यही जो फ्लेवरिंग एलिमेंट्स होते हैं यही है जो विस्की को एक बॉडी प्रदान करते हैं या एक कैरेक्टरिस्टिक प्रदान करते हैं, कि वो स्वीट होएगी, वो ज़्यादा फ्लोरल होगी। सो यहाँ से वो एक बेसिक चीज़ स्टार्ट होती है, जिसको कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसिटल्स होते हैं जो कि बहुत फ्लोरल
और जो स्वीटनेस जो लाते हैं वो इस कॉन्जीनियर्स के कारण होता है। डी एसिटिल्स होते हैं जो कि स्पाइसीनेस जो विस्की के अंदर होती है उससे वो चीज़ को मिलता है। देन देर आर अदर एलिमेंट्स ऑल्सो विच प्रोवाइड्स द स्मोकी फ्लेवर। ना जो स्मोकी फ्लेवर होता है उसके लिए थायरोपीन नाम का एक केमिकल होता है या कॉन्जीनियस होता है जो कि प्रेजेंट होता है। वो कहाँ से आता है? वो जब आता है जब आप ये जो मॉल्टेड बार्ले है जिसको आप अंकुरित कर लेते हैं, तो जब हम इसको सुखाते हैं, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर होता है तो उसको हम सुखाते हैं। तो जब हम सुखाते हैं तो उसको हम सुखाने के लिए चारकोल या कोल का यूज़ करते हैं, तो उसके कारण वो जो स्मोक होता है वो स्मोक मॉल्टेड बार्ले जो है वो अपने अंदर सोख लेता है और वो ही चीज़ आगे चल के आपको एक स्मोकीनेस देता है। ना सिर्फ स्मोकीनेस सिर्फ इसी कारण नहीं आता है, स्मोकीनेस का एक और कारण होता है जो हम थोड़ा सा आगे मैं आपको बताऊंगा। सो जैसे ही हमारे पास 70-72% एल्कोहल आया है तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए तो 40-46% एल्कोहल, हम उसको डिस्टिल वाटर के थ्रू हम उसको डाइल्यूट करते हैं और उसका जो एल्कोहल परसेंटेज होता है उसको हम कम कर देते हैं। नाउ डिस्टिलेशन होने के बाद, क्योंकि वो बहुत रॉ है, उसको आप सीधा नहीं पी सकते हो क्योंकि वो आपकी जबान को जला देगा। वेरी हार्श, एल्कोहल बहुत हार्श होती है। तो उसको मेलो करने के लिए और उसके अंदर फ्लेवर्स डालने के लिए उसको हम कास्क, जो ओक कास्क होते हैं, उसके अंदर उसको मैचुरेशन के लिए डालते हैं। ना मैचुरेशन का मतलब क्या होता है? मैचुरेशन का मतलब ये हो गया कि हम जब उसको उस कास्क में डाल के रखेंगे तो कुछ एल्कोहल है जो इवेपोरेट होएगी, तो इवेपोरेट होएगी तो जो उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो हाई होगा, वो लकड़ी जो वुड है उसके संपर्क में आएगी, तो उसके कारण जो लकड़ी का जो फ्लेवर्स हैं, उस वुड के जो फ्लेवर्स हैं वो विस्की के अंदर इम्पार्ट होंगे। अब उसके अंदर थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन भी होगा क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी। पूरा ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ रहा है क्योंकि वो पूरा पैक होता है, पर फिर भी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन जो है वो तो अंदर जाती है। तो उस ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से, तो ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसके कारण जो विस्की है वो मेलो, स्मूथनेस और उसके अंदर जो एक फ्लेवर, टिपिकल फ्लेवर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो डेवलप होती है। नाउ ये प्रक्रिया जो मैचुरेशन की होती है ये स्कॉच विस्कीज के अंदर मिनिमम 3 इयर्स की होती है। तो 3 साल से अगर नीचे है तो उसको हम विस्की नहीं मान सकते आपके स्कॉटलैंड के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। तो मिनिमम 3 इयर्स का होता है। इट कैन बी 6 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स, 25 इयर्स। और 25 इयर्स ऊपर जाता है तो वो स्पेशल एडिशन हो जाता है या फिर वो सिग्नेचर एडिशन हो जाता है या फिर उसको हम कलेक्टर्स एडिशन कह सकते हैं, जो कि 40 इयर्स, 50 इयर्स भी हो सकती है, बट उसकी बहुत लिमिटेड बैचेस होते हैं क्योंकि उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा हाई होती है कि एक आम आदमी के बस में नहीं होता है उसको खरीदना या उसको पीना। तो वो बेसिकली एक शोकेस की एक प्रतिलिपि बन जाती है जहाँ पे कि हम दिखा सकते हैं कि यस आई हैव दिस कलेक्शन विद मी, दैट्स व्हाई उसके नाम जो कलेक्शन एडिशन, कलेक्टर्स एडिशन, सिग्नेचर एडिशन, ये सब रखा जाता है। तो ये जब वो मैचुरेशन कंप्लीट हो जाता है, उस मैचुरेशंस को आपको फिर बॉटलिंग किया जाता है। नौ लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन होता है कि सिर्फ ब्लेंडेड विस्कीज ही हैं जो ब्लेंड होती हैं, ऐसा नहीं है। नाउ बॉटलिंग करने के बाद उसकी लेबलिंग होती है। नाउ ये जो लेबलिंग होती है बॉटल्स के ऊपर, स्कॉच विस्कीज के, उसके ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है और वो भी एक रूल्स रेगुलेशंस के तहत ही आती है। तो जब भी आप उस लेबल को पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस बॉटल के बारे में मिल जाती है, जैसे कि उसका नाम क्या है, जैसा कि उसका डिस्टिलरी कहाँ पे वो डिस्टिल्ड हुई है, उसका हाउस का नाम क्या है, उस डिस्टिलरी हाउस का नाम क्या है, उसका अल्कोहल परसेंटेज क्या है इस बॉटल के अंदर, क्या उसके अंदर कोई एडिशनल फ्लेवरिंग एजेंट या कुछ ऐसा मिलाया गया है। जो पांचवी चीज होती है वो होती है आपकी कि ये किस टाइप की विस्की होगी, ये फ्रूटी है, फ्लोरल है, स्पाइसी है, तो उसके बारे में भी एक ब्रीफ उसके ऊपर लिखा होगा और ये भी लिखा होगा कि वो कितने साल के लिए मैच्योर की गई है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन देख के आप एक समझ सकते हैं कि उस विस्की की क्वालिटी क्या होगी। नाउ जो स्कॉच विस्कीज होती हैं वो मेजरली दो तरह की होती है जिसको हम नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल होती है। होने को तो 4-5 है, जैसे कि एक आपकी ब्लेंडेड विस्की, स्कॉच ब्लेंडेड विस्की होती है, एक स्कॉच सिंगल मॉल्ट विस्की होती है, एक होती है स्कॉच सिंगल ग्रेन विस्की, एक होती है कास्क स्ट्रेंथ होती है, एक होती है सिंगल कास्क होती है।
सो इसके अंदर जो मुख्यतः जो दो विस्कीज हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और जो मार्केट में अवेलेबल होती है या जो आप और हम जैसे लोग खरीदते हैं, वो या तो ब्लेंडेड विस्की होती है, स्कॉच की अगर हम बात कर रहे हैं तो, या फिर वो सिंगल मॉल्ट होती है। नाउ सिंगल मॉल्ट का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर बार्ले यूज किया गया है, वो भी अंकुरित यानी कि मॉल्टेड बार्ले यूज किया गया है, वो एक ही डिस्टिलरी में बनी है और वहीं पे उसका मैचुरेशन भी हुआ है और वहीं पे उसकी बॉटलिंग हुई है। सिंगल मॉल्ट का मतलब ये होता है। नाउ जितने भी स्कॉच के जो रीजन्स हैं जहां से ये विस्कीज आती हैं उसको हम 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो पहला एरिया है उसको हम लोलैंड्स कहते हैं, दूसरा है वो हाईलैंड्स कहलाता है, तीसरा जो है आपका वो स्पी साइड कहलाता है, चौथा जो है वो आपका आइले आइलैंड्स कहलाता है या आइले रीजन्स कहलाता है, और जो पांचवा है वो कैंपल टाउन एरिया कहलाता है। नाउ हर रीजन की अपनी अपनी एक खासियत है ना। वो खासियत क्या है? वो खासियत ये है कि लोलैंड है जैसे, तो वहां से जितनी भी जो विस्की बनती है या वहां का जो क्लाइमेट है, वहां की जो मिट्टी है, उसकी जो खासियत है वो खासियत आपको उसके बार्ले में भी मिलेगी और वहां के जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है उसके अंदर भी वो चीज़ आपको मिलेगी। तो जो लोलैंड से जो विस्कीज आती हैं वो ज़्यादातर फ्लोरल यानी कि जिसके अंदर काफ़ी अच्छी खुशबू, काफ़ी अच्छे अरोमास जो फ्लावर्स के होते हैं वो आपको देखने के मिलेंगे और बहुत स्वीट नोट्स होते हैं उसके। यहाँ की अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो एक ब्रांड है ग्लैंकेंची, वो सिंगल मॉल्ट विस्की है, वो लोलैंड एरिया से ही आती है। या फिर एक है डाफ मिल। डाफ मिल नॉर्मली इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट इट्स वन ऑफ द वेरी पॉपुलर सिंगल मॉल्ट विस्की फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया। अगर हम हाईलैंड्स की बात करते हैं तो हाईलैंड्स में बहुत सारे फ्लेवर्स मिलते हैं। आपको फ्रूटी फ्लेवर्स भी मिलेगा, आपको स्पाइसी फ्लेवर्स भी मिलेगा, आपको स्वीट नोट्स भी मिलेंगे, आपको मॉल्टी फ्लेवर्स जो कि एक विस्की का, सिंगल मॉल्ट विस्की का अपना एक खुद का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो भी देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे नोट्स आपको हाईलैंड रीजन्स के मिलते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो ब्लैंड जो आपका जो भी आपका ब्रांड या विस्की का जो लेबलिंग होती है उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है कि वो कहाँ से बनी हुई है। तो जहां से बनी हुई है तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, कि उस विस्की के अंदर आप क्या क्या नोट्स या क्या क्या फ्लेवर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हाईलैंड विस्की की अगर मैं बात करें तो इसके अंदर जो आपकी नॉर्मल विस्कीज, जो पॉपुलर विस्कीज हैं जो आती हैं, वो एबरफेल्डी आती है, ठीक है। आपकी डालमोर विच इज वन ऑफ माई फेवरेट ऑल्सो, इट कम्स फ्रॉम देयर। ग्लेनमॉरेंजी विच इज अगेन अ पॉपुलर सिंगल वॉल्ट, जो कि ग्लेनलिवेट और ग्लेनफिडिच के लेवल की है, वो वहां से आती है। और एक आती है ओबन। Now, Oban is very, very sweet, spicy, and it has got a very subtle smokiness in it. So वो विस्की भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर, बट मिल जाती है। वन ऑफ द अगेन अ ग्रेट विस्की। सो ये सारी जो विस्कीज हैं ये हाईलैंड से आती हैं। तीसरा जो रीजन है उसको हम कहते हैं स्पी साइड। ना स्पी साइड जो होता है वहां से आपको फ्रूटीनेस, स्पाइसीनेस एंड कैरेमल और लिटिल बिट ऑफ बटरीनेस, दैट ऑयली फ्लेवर, वो चीज आपको स्पी साइड से देखने को मिलती है। और स्पी साइड एक ऐसी एरिया है जहां से कि आपको ज्यादातर जो कॉमन विस्कीज हम सुनने को मिलती हैं वो सारी की सारी वहीं से आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बेलवेनी की बात करूं, अगर मैं ग्लेनफिडिच की बात करूं, अगर मैं मैकेलन की बात करूं, अगर मैं ग्लेनलिवेट की बात करूं, मैं अगर कार्डू जो कि एक बहुत ही पॉपुलर सिंगल मॉल्ट है वो वहां की बात करूं, डालविनी की मैं बात करूं, तो ये सारी की सारी जो विस्कीज हैं वो वहां से आएंगे। तो अगर आप देखेंगे इन सब में एक पैटर्न है, चाहे वो ग्लेनफिडिच हो, चाहे वो बेलवेनी हो, चाहे वो डालविनी हो, इन सब में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लोरल एंड फ्रूट नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ऑरेंज मिलेगा, पाइनएप्पल के फ्लेवर्स आपको देखने को मिलेंगे, एंड लिटिल बिट ऑफ स्पाइसीनेस भी आपको देखने को मिलेगी। जो चौथा रीजन है जो स्कॉच का, वो है आइले रीजन। नो आइले रीजन जो है वो वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर रीजन्स, क्योंकि वहां पे आपको बड़ा ब्राइन, जो सॉल्टी वाटर टाइप का जो एक फ्लेवर होता है, या फिर सी वीड्स, समुद्र की जो एक खुशबू होती है, स्मोकीनेस हो गई, कॉम्बिनेशन विद दैट सी नोट्स,
वो आपको उस विस्की में देखने को मिलती हैं। इसलिए आप देखेंगे यहाँ से जो विस्कीज जो आती हैं वो आर्धबर्ग आती है, विच इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्मोकी विस्की। वहाँ से आपकी बोमोर आती है, आपकी लगावुलेन आती है, लेफ्रॉय होती है, विच आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पीटी स्मोकी विस्कीज। तो ये सारी आपकी स्पी साइड से आती है। एंड लास्ट इज कैम्बल टाउन। कैम्बल टाउन इज बेसिकली अगेन फ्रूटी, पीटी, स्पाइसी, यानी कि सबका एक मिक्सचर्स है जो आपको कैम्बल टाउन में भी देखने को मिलता है। यहाँ की विस्कीज इंडिया के अंदर मैंने तो आज तक नहीं देखी हैं कि कोई चीज़ कैम्बल टाउन से इंडिया के अंदर आई है, बट यस देयर आर सम पॉपुलर विस्कीज आउटसाइड। द ओनली विस्की विच आई कैन रिमेंबर इज ग्लेन स्कॉटिया, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर सिंगल मॉल्ट है जो कि कैम्बल टाउन की साइड से आती है। नाउ ये हो गई, जब भी मैं आपको अब रीजंस बता रहा हूं तो आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यू आर टॉकिंग कि आप 5 रीजंस बता रहे हो, आप सारी उसमें सिंगल मॉल्ट ही बता रहे हो, इसमें ब्लेंडेड विस्की कहाँ गई? नाउ ब्लेंडेड विस्कीज कोई पर्टिकुलर रीजन से नहीं आती है। ब्लेंडेड विस्कीज का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि आप कॉम्बिनेशंस लेते हो अलग अलग विस्कीज का कि किस अनुपात में वो मिलनी चाहिए, ताकि आपका एक जो मेन प्रोनाउंस फ्लेवर है वो आप क्या चाहते हैं, उसको हम ब्लेंडेड कहते हैं। दूसरा, सिंगल मॉल्ट विस्की जो होती है वो अपना एक मेजर कैरेक्टर जो हो गया या आपका 2 मेजर कैरेक्टर्स हो गए उसके ऊपर ही बात करती है, और या उस वही आपके नोट्स हैं जो आपको आपके मिलेगी देखने को। बट अगर हम ब्लेंडेड विस्की की बात, सो ब्लेंडेड विस्कीज के अंदर कोई एक पर्टिकुलर फ्लेवर नहीं होता है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ फ्लेवर्स। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जो ब्लेंडर्स हैं वो कौन से नोट्स को आपको टेस्ट कराना चाह रहे हैं, या आपको पता चले कि वो कौन से टेस्ट हैं। ब्लेंडेड में भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, चाहे फिर वो आपका बैलेंटीन हो गया हो, चाहे फिर वो आपकी जॉनी वॉकर सीरीज हो गई हो, चाहे फिर वो आपका शिवास रिगल हो गया हो, ड्यूअर्स हो गया हो, ग्रांट्स हो गया हो, टीचर्स हो गया हो, वेट 69 हो गया हो, वाइट एंड मैके हो गया हो, विलियम लॉसन्स हो गया हो। सो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स जो कि बहुत पॉपुलर है ब्लेंडेड विस्की के अंदर भी। नाउ सबसे बड़ी बात आती है कि इन दोनों में बेहतरीन विस्की कौन सी होती है। नाउ अगर मैं क्रिटिक्स की बात करता हूँ, या जो विस्की रिव्यूअर्स हैं जो कि बहुत ही स्पेशलिस्ट होते हैं एक फ्लेवर्स को पता करने के लिए कि विस्की में क्या फ्लेवर्स होते हैं, उनके हिसाब से सिंगल मॉल्ट विस्की एक बेहतर प्रोडक्ट है कंपेयर टू अ ब्लेंडेड विस्की, क्योंकि उसका अपना खुद का एक फ्लेवर है जो कि ओरिजिनेट होता है और जिसको आप टेस्ट करते हैं, और वो जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर जो भी एक लेवल बनाया जाता है कि वो फ्लेवर्स आए, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस भी होता है एंड कॉस्टली भी होता है, और इसलिए सिंगल मॉल्ट विस्की को ब्लेंडेड विस्की से बेहतर माना गया है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो स्टार्टिंग विस्कीज होती हैं ना, स्टार्टिंग विस्कीज का मतलब हो गया कि अगर आप सिंगल मॉल्ट की बात करते हैं तो सिंगल मॉल्ट की जो मैचुरेशन प्रोसेस होती है वो बेसिक जो ब्रांड्स जो स्टार्ट करते हैं मैचुरेशन प्रोसेस जो आपको अवेलेबल होती है वो 10 साल से स्टार्ट होती है। 10 साल से नीचे की आपको सिंगल मॉल्ट विस्कीज नहीं मिलती है। तो 10 साल या 12 साल की जो सिंगल मॉल्ट विस्की होती हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती हैं कंपेयर टू अ ब्लेंडेड 12 ईयर्स 15 ईयर्स विस्की के कंपैरिजन में भी। पर जैसे जैसे आप 18 ईयर्स 20 ईयर्स 22 ईयर्स 25 ईयर्स पे जाते हैं तो वहाँ पे जो सिंगल मॉल्ट और जो ब्लेंडेड विस्कीज का जो कंपैरिजन होता है वो या जो गैप होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये पता करना कि इन दोनों में से कौन सी विस्की ज़्यादा बेहतर है। नाउ एक कंफ्यूजन है जो बहुत लोगों में होता है कि सिंगल मॉल्ट का मतलब हो गया कि वो ब्लेंडेड नहीं होती है, जबकि जो ब्लेंडेड स्कॉच ब्लेंडेड विस्की होती है वो ब्लेंडेड होती है। ये एक गलतफहमी है, दोनों में ही ब्लेंड होता है, पर कैसा ब्लेंड होता है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। स्कॉच ब्लेंडेड विस्की का मतलब हो गया कि आप एक विस्की जो कि मॉल्टेड विस्की है, जो कि अंकुरित जौ से बनी है,
वो लेते हैं, और साथ में एक स्कॉच ग्रेन विस्की लेते हैं ना। जब मैं स्कॉच ग्रेन विस्की बोलता हूँ, इसका मतलब वो जौ नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। वो गेहूं हो सकता है, वो चावल हो सकता है, वो जौ हो सकता है, वो बार्ले हो सकता, जो आपका कॉर्न है, मेज है, वो हो सकता है, राई हो सकता है, कोई सा भी ग्रेन हो सकता है। तो उसकी वो एक विस्की बनती है। और ये जो स्कॉच मॉल्ट विस्की होती है, ये हमारी पॉट स्टिल में बनती है, यानी कि उसको 2 बार उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है वो अल्कोहल परसेंटेज लाने के लिए। जबकि जो स्कॉच ग्रेन विस्की है, उसको हम कंटिन्यूस स्टिल में डालते हैं, जिसके अंदर वो ऑटोमेटिकली करती रहती है जितना कि हमें एक अल्कोहल परसेंटेज चाहिए। तो जो कंटिन्यूस स्टिल होती है, उसमें हमें एक बार में ही 53 से 55% अल्कोहल मिल जाती है, और ये 90% तक जा सकता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि ये डिस्टिलेशन प्रोसेस नॉर्मली मेडिसिन, स्पिरिट्स, परफ्यूम्स, उसके लिए ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और स्कॉच ग्रेन विस्की भी इसी प्रक्रिया से बनती है। तो इन दोनों जो विस्कीज आपके पास है, इसके एक पर्टिकुलर अनुपात में इन दोनों को ब्लेंड किया जाता है, और उस ब्लेंड से आपकी जो एक विस्की निकल के आती है, उसको हम स्कॉच ब्लेंडेड विस्की कहते हैं। नाउ अगर हम सिंगल मॉल्ट की बात करते हैं, तो सिंगल मॉल्ट भी जो अलग अलग बैचेस में प्रोड्यूस हो रही है एक सेम डिस्टिलरी में, पर उन सब बैचेस का जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, वो अलग अलग होता है। उसका कारण ये है कि जब आप एक डिस्टिलेशन प्रक्रिया से कोई भी चीज़ गुजरती है, और उसका वो मैचुरेशन की प्रक्रिया से जो गुजरती है, उसमें हम एक आदमी का, इंसानों का एक बहुत छोटा रोल होता है, क्योंकि प्रकृति पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है। तो आप देखेंगे कि अलग अलग कास्ट में अलग अलग फ्लेवर्स, अलग अलग नोट्स देखने को मिलते हैं, वो एक जैसे नहीं होते हैं। तो वहाँ पे जो मास्टर ब्लेंडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी अलग अलग सिंगल मॉल्ट विस्कीज जो बनी हुई हैं, उन सब को एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में ब्लेंड किया जाता है, ताकि जो मेरा पहला बैच मार्केट में जो चल रहा है और उसका जो फ्लेवर है, वही फ्लेवर मेरे को इस बैच में भी देखने को मिले। उसको बेसिकली ब्लेंडिंग कहा जाता है। सो सिंगल मॉल्ट विस्की में भी ब्लेंडिंग होती है, बट यस, उसी सेम बैचेस के कास्क, जो अलग अलग कास्क हैं, उसकी मैचुरेशन प्रक्रिया जब होती है, उसके बाद उनको ब्लेंड करके अगर फर्दर मैचुरेशन में डालना है वो भी डाला जा सकता है, या फिर मैचुरेशन होने के बाद आप उसकी ब्लेंडिंग करके और फिर उसकी वो बॉटलिंग होती है। सो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जो कि कोई भी प्रोडक्ट आप ले लें, सिर्फ विस्कीज नहीं, आप आइसक्रीम भी खाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद करते हैं, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम आपकी एक जैसी कैसे है, जो आप 1 साल पहले से खा रहे हैं, 5 साल पहले, वो सेम है, क्योंकि उसमें भी आपके टेस्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि जो बैचेस बन रहे हैं उनका फ्लेवर वैसा या टेस्ट वैसे होना चाहिए जैसा पिछले बैच का था। नाउ एक और जो कंफ्यूजन होती है लोगों के बीच में, कि ये जो विस्की होती हैं, इसको पिया कैसे जाता है, स्पेशली स्कॉच विस्की, कि इसको हम नीट पिए, यानी कि गिलास में लिया और एक सिप ले लेते, आप पी रहे हो, या फिर उसको ऑन द रॉक्स लें, यानी कि आपने 1-2 आइस क्यूब डाल दिए, या फिर उसको हम डाइल्यूट करें पानी से, कोल्ड ड्रिंक से, जूस से, एंड सो ऑन। सो इसके अंदर मेरा जो व्यू है, वो सिंपल ये है कि विस्की अपने आप में एक ऐसी स्पिरिट है, डिस्टिल्ड स्पिरिट है, जिसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी है इन टर्म्स ऑफ फ्लेवर। इतने अच्छे अच्छे फ्लेवर्स और इतने अलग अलग तरह के फ्लेवर्स मिलते हैं, जो आपको और किसी विस्की, किसी और डिस्टिल्ड स्पिरिट में देखने को नहीं मिलती है। सो अगर देखा जाए तो आपको नीट ही पीना आना चाहिए, बट नीट पीने के लिए ये नहीं है कि आप आज तक तो आप मिक्स करके पी रहे थे, कल से आप नीट पीना स्टार्ट करोगे, नहीं पी पाओगे आप, क्योंकि उसका एक तरीका होता है और आपको उसका हैबिचुअल होना पड़ता है। क्योंकि आप जब पहली बार उसको लेंगे, तो चाहे वो कितनी भी स्मूथ हो, आपको मुंह में वो अल्कोहल बाइट करेगा आपको, या आपको हार्श लगेगा। हार्श किस लिए लगेगा? क्योंकि अभी तक आप पानी में ले रहे थे, जिसका डाइल्यूशन करके आपने जो अल्कोहल परसेंटेज है वो बिल्कुल घटा दिया। इधर जब आप ले रहे हैं तो 40 से 46% अल्कोहल आपके मुंह में सीधी जा रही है, तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत लगता है टाइम एडजस्ट करने के लिए। बट अगर आपको वाकई में जैसा एक डिस्टिलरी ने या उस ब्रांड ने जो विस्की जिस हिसाब से बनाई है, जो थॉट प्रोसेस से बनाई है, अगर वही थॉट प्रोसेस और जिसके वो पैसे आपसे चार्ज कर रहा है, अगर वो आपको टेस्ट करना है या उसकी वो वैल्यू देखनी है, देन यू हैव टू गो फॉर नीट। बट प्रॉब्लम ये है कि हम एक गर्म प्रदेश में हैं, और गर्म प्रदेश में अगर आप नीट लेते हैं, तो आपकी अल्कोहल जो होती है वो बॉडी से पानी को डिहाइड्रेट करता है, कम कर देता है।
तो आपका डिहाइड्रेशन के चांस हो सकते हैं, या फिर आप जब सो रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ सकता है। सो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो मेरा एक सिंपल चीज़ ये है कि अगर आपको नीट पीने की आदत है तो वन शुड ऑलवेज टेक नीट। 1 या 2 पैग नीट्स ले लिया आपने, उसके बाद 1 ग्लास पानी ऊपर से आपको पी लेना चाहिए ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेट रहे। अगर आप ऑन द रॉक्स लेते हैं तो मैं ऑन द रॉक्स कभी भी सुझाव नहीं देता हूँ। ऑन द रॉक का मतलब ये हो गया कि आप उसमें बर्फ डाल रहे हैं। बर्फ डालने का मतलब है कि जो विस्की का जो टेम्परेचर है उसको आपने 10 डिग्री से भी नीचे लिया है। नाउ इस टेम्परेचर पे जो फ्लेवर्स हैं या जो अरोमा है विस्की का, वो सील हो जाता है। सील हो जाता है मीन्स कि वो जब आपके मुंह के अंदर जाएगा आपको वो फ्लेवर्स देखने को ही नहीं मिलेंगे जो उसके एक्चुअल फ्लेवर्स हैं। तो इसीलिए विस्की को कभी भी ज़्यादा ठंडा नहीं पीना चाहिए। इट शुड बी अराउंड 20 डिग्री टेम्परेचर, जो एक लिटिल लेस देन अ रूम टेम्परेचर, वहाँ पे आपको उसके सबसे ज़्यादा फ्लेवर्स देखने को मिलते हैं। अगर आप डाइल्यूट करके पीते हैं, सो डाइल्यूट करके पीने में आपको मज़े आ सकते हैं, बट फिर आपको वो लेवल नहीं मिलेगा विस्की का जो जो डिस्टिलरीज ने आपके लिए बनाया है। खैर, ये अपनी 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 चॉइस की बात है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और कभी विस्तार से बात करूंगा। एंड इसको जब हम मैचुरेशन में डालते हैं तो एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो हम कास्क यूज करते हैं, ये कौन से कास्क होते हैं? क्या हम कोई भी लकड़ी यूज कर सकते हैं या फिर हम ओक कास्क यूज करते हैं? क्योंकि ओक कास्क पोरस होते हैं और उसके अंदर से अपना एक फ्लेवर होता है जो वो इम्पार्ट करता है विस्की के साथ, जो बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट होता है। तो या तो आप फ्रेंच ओक कास्ट यूज कर सकते हैं या फिर आप अमेरिकन ओक कास्ट यूज करते हैं। फ्रेंच ओक कास्ट जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो उसकी जो प्राइसिंग है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जबकि अमेरिकन ओक कास्ट जो है वो थोड़े से सस्ते हैं, यानी कि आधी प्राइस पड़ती है उनकी। तो आप देखेंगे कि अलग अलग डिस्टिलरीज के अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। कुछ हैं जो नए ओक कास्ट यूज करते हैं, कुछ हैं जो वाइन में जो मैचुरेशन के लिए जो कास्ट यूज किए गए हैं, या शेरी जो कि एक तरह की फोर्टिफाइड वाइन होती है, उसके अंदर जो यूज किए हुए होते हैं उस रीयूज्ड कास्ट को यूज किया जाता है, ताकि वो जो ऑलरेडी जो लकड़ी ट्रीटेड हो चुकी है उस अल्कोहल के संपर्क में आके, वाइन के संपर्क में आके, उसके कारण वो एक और अच्छा फ्लेवर्स हमारे विस्की को दे सकता है। और कई जो है, जब आपके कास्क पूरे खत्म हो जाते हैं या उसमें से जो भी आपकी जो एक फ्लेवरिंग्स आ सकती थी वो खत्म हो गई है, सो वो क्या करते हैं, उसको अंदर से जला देते हैं, जिसको हम चार्ड, CHARRED, चार्ड ओक कास्क कहते हैं। तो जलाने से क्या होता है, उसके अंदर की जो सतह होती है वो ब्लैक हो जाती है, वापस से आप उसको रीयूज कर सकते हैं। पर जब अब आप इसको जब चार्ड ओक, यानी कि जो उसको अंदर से आपने आग से उसको जला दिया है उसकी सतह को, तो अब जो उसके अंदर से जो फ्लेवर्स आएंगे वो थोड़े से ज़्यादा स्वीट नोट्स आएंगे, उसके अंदर एक वनीला वाले जो नोट्स हैं वो और आएंगे, प्लस यू विल गेट दैट स्मोकीनेस एंड पीटीनेस, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि एक तो है कि जब आप उस अंकुरित जौ को सुखाते हो वहां पे आप चारकोल का यूज इस्तेमाल कर सकते हो ताकि वो स्मोकीनेस उसमें आ जाए, और दूसरा जो स्मोकीनेस जो आप ला सकते हो वो इस तरीके से ला सकते हो। और उसकी भी एक लेवल्स होते हैं कि आपके 1 मिलियन पार्ट्स पर जो यूज होते हैं जो स्मोकीनेस है, तो आपको लाइट स्मोकीनेस चाहिए, आपको मीडियम स्मोकीनेस चाहिए, या आपको हैवी स्मोकीनेस चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए मैं ये बता सकता हूँ कि जो जॉनी वॉकर जैसे ब्लैक लेबल है, तो उसके अंदर हल्का सा स्मोकी नोट है, तो उसके अंदर उसको माइल्ड पीटीनेस कह सकते हैं। जो आपकी तालिस्का लेवल की है उसको हम मीडियम स्मोकीनेस कह सकते हैं, और जो आपकी लफ्रॉय हुई थी, ये लगावुलिन हो गई, आर्थबर्ग हो गई, दीज आर हैवी पीटेड स्मोकी विस्कीज। सो इस तरीके से हम जो ये कास्क हैं ये यूज करते हैं मैचुरेशन के लिए। फिर एक चीज और जो देखने को आती है वो आती है कि आजकल जो विस्कीज आ रही है उसकी जो लेबलिंग होती है उसमें लिखा होता है कि नॉन चिल फिल्टर्ड मेथड इज यूज्ड। नॉन चिल फिल्टर मेथड इज यूज्ड। नाउ व्हाट इज नॉन चिल फिल्टर्ड? नॉर्मली जितनी भी विस्कीज जो होती हैं जब वो मैचुरेशन हो जाता है उनका, तो उसके अंदर हल्का सा एक क्लाउडीनेस रहती है, यानी कि एक थोड़ा सा उसके अंदर क्लैरिटी जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है, कम चमकदार होती है, क्योंकि उसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं। तो जो
चिल फिल्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस फैटी एसिड्स को हटा देते हैं, तो आपकी जो विस्की है वो बहुत ज़्यादा क्लैरिफाइड, बहुत ज़्यादा शाइनिंग और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बन पाती है, जो कि ज़्यादातर जो डिस्टिलरीज हाउसेज हैं वो यूज़ करते थे अभी तक। बट कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि अगर आप उनमें फैटी एसिड्स को रखते हैं तो उसके कारण जो विस्की का जो फ्लेवर है वो और बेहतर हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि आजकल कुछ विस्कीज़ हैं जिसके अंदर नॉन चिल फिल्टर यूज़ किया जाता है। नॉन चिल फिल्टर मीन्स उसके अंदर से फैटी एसिड्स को रिमूव नहीं किया जाता है, और उसके कारण आपके वो जो फैटी एसिड्स हैं वो उस विस्की में रहते हैं और उसके अंदर वो फ्लेवर बने रहते हैं। सो आई गेस काफ़ी कुछ मैंने इस टॉपिक में, इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो तो प्लीज़ लिखें और मैं उसके ऊपर आपको ज़रूर जवाब दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू।